हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भोली चैप्टर की। भोली चैप्टर की समरी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर की समरी देख चुके हैं, अ लेटर टू गॉड का। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर समरी, भोली। मैं आपका प्यारा दोस्त के यादव लाबिम्स की तरफ से आप सबके लेकर आया हूँ भोली चैप्टर की समरी। तो किसी भी स्टोरी को क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम सबसे पहले भोली चैप्टर की समरी समझ लेते हैं, या भोली चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि क्या है और किस तरीके से भोली चैप्टर में क्या क्या चीज़ें वर्णन किया गया है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सिलेबस। आप सबको पहले बता दूं कि इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर आपकी है भोली। ठीक है बेटा, भोली एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है। वह भोली एक बार अपने बचपन में खाट पर से गिर जाती है, और खाट पर से गिरने के कारण उसके मस्तिष्क सर के बल वो गिरती है, जिस कारणवश उसका दिमाग कम काम करना शुरू कर देता है और वह थोड़ी सी हकलाना भी प्रारंभ कर देती है, और इस कारणवश उसका नाम पड़ता है भोली। लेकिन वास्तव में उस छोटी सी बच्ची का नाम था सुलेखा। छोटी सी बच्ची का क्या नाम था बेटा? सुलेखा। सुलेखा वास्तव में थोड़ी सी बंद बुद्धि वाली, या कह सकते हैं कम बुद्धि वाली, लेक ऑफ सेंस वाली पर्सन थी, इसलिए उसे उसका नाम भोली रखा गया दूसरा। वहीं भोली के परिवार में दो नंबरदार था। नंबरदार भोली का पिता होता है। नंबरदार के पास कुल मिला करके 4 बच्चे थे, जिसमें से भोली, सुलेखा, राधा और ऐसे करके कुल 4 पर्सन थे, और 4 पर्सन में सबसे इम्पोर्टेंट थी आपकी कैरेक्टर भोली। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर भोली। भोली कहानी का प्रारंभ होता है छोटी सी बच्ची से। एक छोटी सी बच्ची जो घर में अकेली बैठी रहती है, जिस पर कोई किसी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह जो खाट पर से गिर गई होती है, और इस कारणवश वह लेक ऑफ सेंस हो जाती है, और इसलिए उसका नाम भोली पड़ता है। और उसके जो पिता थे नंबरदार, जो अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कर चुके थे, वह काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि हमारी 2 बच्चियों का विवाह हो गया। लेकिन एक बच्ची को लेकर के वह काफ़ी परेशानी में रहते हैं। वहीं उसी समय जब भोली छोटी सी थी, तो गांव में एक विद्यालय खुलता है तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार घोड़े पर बैठकर आता है और उस गांव में एक विद्यालय ओपन करता है, जो प्राइमरी स्कूल था। और उसमें वह नंबरदार से आग्रह करता है कि वो अपने घर की बच्चियों को ले जाएं और इस स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि जो नंबरदार था वो वास्तव में गांव का एक मुखिया था, गांव का प्रधान था। इस कारणवश वह तहसीलदार की बात को अवहेलना नहीं कर सकता था, और अंत में वह सोचता है कि क्या किया जाए, किसे हम अपने स्कूल में भेजें ताकि तहसीलदार की बात की अवहेलना ना हो और मेरा काम भी बन जाए। तो इस बात को लेकर के भोली की माँ के पास जाता है, और भोली की माँ से कहता है कि बताओ अब मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत ढेर सारी परेशानी हो चुकी है। अगर मैं उस तहसीलदार की बात की अवहेलना करता हूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं ही अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए योग्य समझता। तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा व्यक्ति कैसे पढ़ाएगा। तो जो भोली की माँ होती है, वह कहती है कि एक काम करो, अपने घर में सिर्फ एक ही ऐसी लड़की है जिसका विवाह होना संभव नहीं है, और वह है भोली। उसी को भेज दो पढ़ने के लिए, क्योंकि वह लेक ऑफ सेंस है ही, बुद्धू है यही है, और कोई यह नहीं जान पाएगा, और इससे कोई विवाह करने को तैयार भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसे हम शिक्षा के लिए बाहर भेज देते हैं। तो अपनी पत्नी के आग्रह पर जो नंबरदार होता है वह अपनी पत्नी के आग्रह पर भोली को सुबह के समय तैयार करने के लिए लेकर जाता है पकड़कर हाथ, और वह उसे तैयार करने के लिए सोचता है। उसी समय भोली सोचती है कि हो सकता है कि अभी मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं घर से बाहर और बेच देंगे, क्योंकि कुछ समय पहले उसके पास एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, और उसे भी बेच दिया गया था बाहर ले जाकर घर से। तो सोचती है आज ये शायद मुझे भी बाहर ले जा रहे हैं और मुझे भी बेच देंगे। तो यह सोच करके भोली घर से जाने से मना कर देती है कि नहीं मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो नंबरदार के ज़ोरदार आग्रह करने के बाद भोली को अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, और अच्छे तरीके से उसके बालों में तेल लगाए जाते हैं, उसे तैयार कराया जाता है। तो भोली सोचती है कि हो सकता है कि मुझे ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जहां सबसे अच्छे लोग रहते हैं, क्योंकि आज पहली बार उसके जीवन में उसे वेल ड्रेस्ड अप किया गया। मतलब भोली को क्या किया गया, अच्छे से वेल ड्रेस्ड किया गया,
और इस कारणवश भोली सोचती है कि मैं शायद एक अच्छे स्थान पर जा रही हूँ और वह वहाँ से निकल जाती है। फिर भोली अपने पिता के हाथों को पकड़ करके स्कूल की तरफ, विद्यालय की तरफ चल देते हैं। जैसे ही विद्यालय की तरफ वो पहुँचते हैं तो विद्यालय की तरफ जाने के बाद विद्यालय में एक बरामदा होता है और बरामदे के पास जाकर के भोली शांति से बैठ जाती है किसी कोने में। वहाँ की शिक्षिका कहती है कि तुम जाकर बैठ जाओ, तो उसे किसी कोने में जाकर बैठ जाती है और शांतिपूर्वक नीचे सर करके देखने लगती है। तभी शिक्षिका आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहती है कि मेरा नाम भोली है, क्योंकि वह हकलाती थी, स्टीमर कर रही थी स्टार्टिंग से ही, तो अपना नाम क्या बताती है, भोली। और यह देख कर के सभी जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो काफ़ी हंस पड़ते हैं और हंसने के कारण सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और मजाक बनाने के कारण वह तब तक नीचे नहीं देखती जब तक कि स्कूल की बेल नहीं बज जाती। जैसे ही स्कूल की बेल लगती है तो स्कूल की बेल लगने के बाद वह भाग जाती है, भाग खड़ी होती है। सभी बच्चे भागने लगते हैं, लेकिन भोली जो होती है शांतिपूर्वक वहीं अपना सर नीचे करके बैठी रहती है और सोचती है कि किस तरीके से वह बाहर निकले। जो हेड मिस्ट्रीज होती है, एक अच्छा अध्यापिका होती है, वो सोचती हैं कि यह उठ क्यों नहीं रही, तो वो उसके करीब जाती हैं। हेड मिस्ट्रीज भोली के करीब जाती हैं और कहती हैं, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाना, आप घर क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो बताती है, वह फिर भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी वह हेड मिस्ट्रीज होती है, वो समझ जाती है कि इसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित है। तो इस कारणवश वह क्या करते हैं कि भोली को फिर से उत्साहवर्धन करते हैं कि बेटा अपना नाम बताओ। तो फिर से बोलना प्रारंभ करती है, भ, फिर बोल नहीं पाती हकलाने के कारण। फिर अंत में उसकी मिस्ट्रेस फिर कहती हैं कि एक बार फिर ट्राई करो बेटा। फिर वह शुरू करती है, भ। इस बार वह स्फोट करके पूरा अपना नाम बोल देती है, भोली। जिसे सुनकर के मिस्ट्रेस बहुत उसे इनकरेज करती हैं, कहती हैं कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम डेली स्कूल आना, तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ज़रूर ही पूरे वाक्य को बोलना सीख जाओगे, अच्छे से बोलने लगोगे, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। और इसलिए वो उसे एक छोटी सी बालपोथी देती है और वह बालपोथी लेकर के भोली अपने घर को चली जाती है। फिर काफ़ी लंबे सालों के बाद जो वह प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल जो था बेटा ना, वो हाई स्कूल में बदल चुका था और जो घर और जो गांव था वह शहर में बदल चुका था। अर्थात काफ़ी चेंजिंग हो गए और अब भोली हाई स्कूल विद्यालय में पढ़ने लगी थी। अब भोली की बात करते हैं तो इसी समय जो बिशंबरनाथ था वह नंबरदार के घर जाता है और उसे प्रपोजल देता है विवाह के लिए। भोली लेक ऑफ सेंस थी, जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। तो बिशंबरनाथ के प्रपोजल को लेकर के नंबरदार अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं बिशंबरनाथ द्वारा दिया गया प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ, इससे भोली के लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं मिलेगा, कोई पति नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करिए, आप बिशंबरनाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जो बिशंबरनाथ है ना, जो बिशंबरनाथ था बेटा, कहा जाता है कि उसके अकाउंट में, यानी कि खाते में लगभग हज़ारों रुपए थे, ठीक है, हज़ारों रुपए थे। और उसके पास एक खुद की शॉप थी, जिसे देख करके वो सोचते हैं कि अगर बिशंबरनाथ से शादी हो जाती है तो भोली का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वह पूछते हैं कि भोली क्या सोचेगी। तो नंबरदार जब पूछते हैं कि भोली क्या सोचेगी, तो उसकी पत्नी कहती है, अरे वो क्या सोचेगी, वो तो लेक ऑफ सेंस है, उसे जो कह दोगे वही वो करेगी। भोली शांतिपूर्वक बरामदे में बैठ करके सुन रही होती है, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोलती। उसी समय बारात का समय आता है बेटा। बारात के समय में बारात के लिए विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और बैंड बाजे के साथ बिशंबरनाथ सज संवर करके घोड़े पर बैठ करके आता है और बिशंबरनाथ घोड़े पर बैठ करके दूल्हे के रूप में आ रहा होता है। और दूल्हे के रूप में आने के बाद बारात उसके द्वार पर रुकती है भोली के। और बारात आने के बाद उसकी जो बहन होती है उसकी जो बहन, बड़ी बहन होती है, वो कहती है कि कितनी भाग्यशाली है भोली तू, तेरा जो दूल्हा है वह एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है और हम लोगों की ऐसी किस्मत कहाँ। फिर उसके बाद भोली शांतिपूर्वक सुन रही होती है, कुछ नहीं बोलती। फिर बारात उसके द्वार पर आती है और जैसे ही उसके वेल्स को हटाया जाता है वरमाला डालने के लिए, तुरंत ही बिशंबरनाथ भोली के चेहरे को देख लेता है। क्योंकि भोली को बचपन में चिकन पॉक्स हो गए थे, जिस कारण उसके चेहरे सभी दाग धब्बे पड़ गए और जिसके कारण वह लेक ऑफ सेंस भी थी
और इन सभी कारणवश कोई उससे विवाह नहीं कर रहा था। तो वह विशंबरनाथ देखता है और यह चीज़ अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या तुमने उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर ढेर सारी दाग धब्बे हैं। तो वह उसका फ्रेंड कहता है कि कौन से तुम तब से बहुत बड़े, क्या कहते हैं कि बहुत बड़े उम्र दराज नहीं हो, क्योंकि जो विशंबरनाथ था ना बेटा, उसकी उम्र कम से कम 45 से 50 साल थी और वहीं भोली की उम्र मात्र 13 से 16 साल थी। तो यह सब चीज़ के कारण वह कहता है कि तुम भी अपनी उम्र तो देखो। तो वह जो होता है वह कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद वह वही खड़ा रहता है। फिर भी वह शादी के लिए मना करने लगता है, क्योंकि वो उसके चेहरे को देख चुका था भोली को। तो उसी पर जब वो मना करता है तो भोली के पिता आते हैं, तो उसका कारण पूछते हैं। तो कहता है कि मैं आपसे बेटी से तभी विवाह करूंगा जब आप मुझे 5,000 रुपये देंगे दहेज के रूप में। तो उसे के फादर से अर्थात नंबरदार से वह 5,000 रुपये की मांग करता है। नंबरदार कहते हैं कि ऐसा ना कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, नंबरदार के इन सभी चीज़ों के कारण भोली कुछ नहीं बोलती और वह जाते हैं और अपने बैग से 5,000 रुपये निकाल करके लेकर आकर इसे देने लगते हैं। किसे? विशंबरनाथ को। तो विशंबरनाथ पैसे पा करके तो बहुत खुश होता है कि उसने जुआ खेला, भाई जीत गया। लेकिन अंत में जो भोली होती है वो अपने घूंघट को हटाती है और कहती है कि रुकिए पिताजी, मैं इस लड़के से विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि यह एक उम्र दराज लड़का है और काफ़ी इसमें लैक ऑफ सेंस भी है। तो इस कारणवश भोली जो होती है मना करने लगती है। तो वहीं आसपास के लोग इस वैसे के बातों का मजाक उड़ाते हैं कि हम लोग इसे छोटी सी गाय समझ रहे थे, लेकिन आज ये इसका मजाक बना रही है। फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है, ये तो पागल है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा समझना चाहिए था। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। अंत में वह सभी लोग कहते हैं हाँ मैं एक गूंगी गाय हूँ। जो भोली होती है वह बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं गूंगी गाय थी, लेकिन आज गूंगी गाय अपने हक के लिए बोल रही है। गूंगी गाय यह बोल रही है कि वह इस बूढ़े यह गूंगी गाय एक बूढ़े और एक लालची आदमी से कभी विवाह नहीं करेगी। तो भोली की इस बात को देखकर सभी मजाक बनाते हैं और अंत में वहाँ से बारात लौट जाती है। बारात के लौटने के बाद भोली शांतिपूर्वक वहीं अपने पिता के साथ बैठ जाती है और बैठ करके वह शांतिपूर्वक बोलती है कि पिताजी आप परेशान ना होइए, मैं अपने उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी और जहाँ पर मैं पढ़ी हुई हूँ, और आपकी और माँ की अच्छे से देखभाल करूँगी, और आप सब परेशान मत होइए, मैं ऐसे ही अपना पूरा जीवन गुजार लूँगी। वह पूछती है अपने मिस्ट्रेस से कि हाँ मैम, क्या मैं आपके विद्यालय में पढ़ाऊँगी? तो सर हिला करके कहती हैं हाँ बेटा ज़रूर। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है, द भोली चैप्टर्स। तो आशा करते हैं आपको भोली चैप्टर समझ में आया होगा। भोली चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप देख लीजिए एक बार, ताकि हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करें। आपका प्यारा दोस्त CK यादव, लॉ बीम्स। धन्यवाद।